टॉपिक है हमारे पास अगला मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। क्या कहता है टॉपिक मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर? मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। देखो, ये जो टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, और उसके साथ लेमडा हमारे पास कोई स्केलर है। मान लीजिए ए वेक्टर आपके पास कोई वेक्टर है और लेमडा जो है आपके पास वो कोई कांस्टेंट है। स्केलर का मतलब कांस्टेंट से होता है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम ए वेक्टर की मल्टीप्लाई कांस्टेंट लेमडा से करते हैं तो उसे लेमडा इंटू ए वेक्टर से डिनोट किया जाता है। और अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, सपोज करिए, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेमडा इंटू ए वेक्टर की, कह लो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब 100% ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी। और अगर ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो इसके इक्वल में भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो मैंने अगर इसको लिख दिया लेमडा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और लेमडा सपोज करो कोई नेगेटिव हो, तो उस केस में पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपको नेगेटिव दे देगा। अक्षय, बैच के बाद बात करता हूँ, इसके डिस्कशन के लिए बाद में बात करते हैं। टॉपिक है हमारे पास लेमडा इंटू ए वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो हमारे पास लेमडा इंटू, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो अगर ए, ये लेमडा हमारे पास सपोज करिए नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ये होगा, नेगेटिव ये होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपको नेगेटिव दे देगा। तो इसलिए इसके अंदर ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेमडा लेंगे, यानी कि लेमडा इंटू ए वेक्टर का जो होल मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेमडा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये आपके पास इसका रिजल्ट है। बस इसको आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में एक आध जगह पे इसका यूज है, वैसे कोई बहुत ज्यादा खास इसका यूज नहीं है। अगला टॉपिक हमारे पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, आप बहुत अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये कहा गया कि पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर, दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल या कोलिनियर कब कहलाते हैं वो सुन लीजिए। टॉपिक है पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं। ए वेक्टर आपके पास है a1i प्लस b1j और प्लस c1k, और दूसरा वेक्टर आपके पास है a2i प्लस b2j और प्लस c2k। ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं और आपसे ये कहा जाए कि आपको इन दोनों वेक्टर्स को मेरे बच्चे पैरेलल प्रूफ करना है या कह लो कोलिनियर प्रूफ करना है। तो उसका क्या तरीका है? पहला मेथड हमारे पास है कि उनके डीआरएस की रेशियो को हम इक्वल दिखा देंगे। क्या मतलब? डीआरएस क्या होते हैं? ये जो इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं इन्हें ही हम डीआरएस बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, आगे आएगा टॉपिक, इसे ही हम डीआरएस का नाम दे देते हैं। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो हमारे पास है स्केलर कंपोनेंट, इनकी रेशियो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो क्या मतलब है इस बात का? यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स की रेशियो आपस में इक्वल है, मतलब वो प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर एंड वाइस वर्सा।
एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा है कि अगर देखो रेशियो इक्वल है तो वो पैरेलल है, और पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है। एक मेथड तो ये होता है दो वेक्टर्स को पैरेलल दिखाने का। दूसरा मेथड, दूसरी टेक्निक हमारे पास होती है कि हम उन दोनों को एक दूसरे का इक्वी मल्टीपल दिखा दें। क्या मतलब? या तो हम दिखा दें ए वेक्टर इक्वल लैम्डा बी वेक्टर, या फिर हम दिखा दें बी वेक्टर इक्वल लैम्डा ए वेक्टर। क्या कहा मैंने आपसे? ए वेक्टर इक्वल लैम्डा बी या बी वेक्टर इक्वल्स लैम्डा ए। अगर आप वेक्टर को एक दूसरे का इक्वी मल्टीपल शो कर देते हैं, या तो ये दिखाएं या ये दिखाएं, दोनों में से एक दिखाएंगे एक बार में, तो हम उस केस में ये कह सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल या कोलिनियर हैं। कैसे? उसके लिए एक एग्जांपल भी मैंने आपको नोट कराया था। यहाँ पर ये लैम्डा नॉन जीरो कांस्टेंट होता है हमारे पास, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही आ जाता है। तो इसलिए उस केस में हम इसको नॉन जीरो कांस्टेंट यहाँ पर कहते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर। इसके लिए एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को नोट कराया था नोट्स में, जो आप लोगों ने लिखा था वो समझ लीजिए एक बार, उसे बता देता हूं क्या कह रहा है। मान लीजिए आपके पास लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर लिखा है मान लीजिए आपके पास -4i प्लस 6j माइनस 8k। वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आप लोगों को नोट कराया हुआ है। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। मुझे क्या करना है? मुझे इन दोनों को पैरेलल दिखाना है मान लीजिए। तो कैसे दिखाऊंगा भाई? पहला मेथड, मैं आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं, नोट्स में एक ही मेथड लिखा हुआ था। पहला मेथड बता रहा हूं आपको, आप a1 अपॉन a2 निकाल दो, a1 अपॉन a2 निकाल दो, तो वो आपके पास आएगा 2 अपॉन -4, यानी कि -1/2। फिर आप b1 अपॉन b2 निकाल दो, -3 अपॉन 6, यानी कि -1/2। फिर आप c1 अपॉन c2 निकाल दो, मतलब 4 अपॉन -8, वो भी -1/2। तीनों -1/2 आ गए। इसका मतलब ये हो गया, इट इम्प्लाइज a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। ये आ गया हमारे पास। ये हुआ पहला तरीका, सबसे आसान मेथड यही है। कभी भी पैरेलल कोलिनियर आने प्रूव करने को आए तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल करना, दूसरे का करना ही मत किसी का भी। फिर भी मैं आपको सेकंड मेथड एक्सप्लेन कर देता हूं कि उसमें करते क्या है। तीन वेक्टर्स नहीं आएंगे। अगर तीन वेक्टर सपोज आते हैं आपके पास, तो पहले को दूसरे के, दूसरे को तीसरे के पैरेलल दिखाते हैं हम अक्षर। अगर तीन वेक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास, तो उस केस में आप तीनों को एक साथ नहीं दिखाएंगे, वो बाद की बात आगे पढ़ेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट वगैरह क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें और चीजें एक्सप्लेन होंगी आगे। फिलहाल अगर इसी बेसिक फंडामेंटल के हिसाब से आपको चलना है, तो इसी के हिसाब से आप पहले दो के डीआरएस की रेशो निकाल दें, यानी कि स्केलर कंपोनेंट की, पहले दूसरे की, फिर दूसरे तीसरे की निकाल दें। तो पहला अगर दूसरे के पैरेलल है और दूसरा तीसरे के पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल हो जाते हैं इस तरीके से। बाकी की प्रोडक्ट वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत से ले रहा हूं, इसलिए बेसिक बता के चल रहा हूं। ठीक है अक्षित? देखिए इसके बाद आगे, अब सेकंड मेथड है हमारे पास, हमें एक दूसरे का इसको इक्वी मल्टीपल प्रूव करना है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ 2 - 3 4 है, यहाँ पे 4 6 8 है। आपको साफ शब्दों में दिख रहा है कि यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई हो रखी है बी में। तो मैंने क्या करा, बी वेक्टर नोट कर लिया पहले, -4i प्लस 6j और -8k। बेटा इसमें से -2 कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास आ गया -2 कॉमन लेते ही अंदर बच गया 2i -3j और +4k। ये बच गया हमारे पास। आप ध्यान से देखो, तो ये जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर बचा 2i -3j +4k, वो यही वाला वेक्टर तो है, ए वेक्टर। तो इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि बी वेक्टर इक्वल है -2 इंटू ए वेक्टर के, यानी कि आपने ये दिखा दिया कि बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर।
अब आप कहो सर ये कोलिनियर का क्या अर्थ है? कई बार दो वेक्टर्स में एक पॉइंट कॉमन हो जाता है। जैसे मान लो वेक्टर के नाम आ गए ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, और इनके डीआरएस की यानी कि स्केलर कंपोनेंट की रेशियो भी इक्वल आ गई, या एक दूसरे के इक्वी मल्टीपल हो गए। तो ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर के पैरेलल कभी नहीं हो पाने का, क्योंकि इसके अंदर बी पॉइंट क्या है, दोनों में कॉमन। तो उस केस में आप ये कहेंगे कि दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर। ये हमारे पास फंडामेंटल है पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स का। इसके बाद हमारे पास अगला कंसेप्ट आ जाता है, इससे नेक्स्ट जो है परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर देखिए ध्यान से, क्या कह रहे भाई सर, कोलिनियर वाला कंसेप्ट दोबारा बताते हैं। सुनो जी, कोलिनियर वाले कंसेप्ट में क्या होता है, मान लो इन्हीं दो वेक्टर को मैं नाम दे दूं, इसे मैं कहूं ए बी वेक्टर मेगा, और इसे मैं कहूं बी सी वेक्टर। एक वेक्टर ए बी है, एक वेक्टर बी सी है। अब अगर मैं इनके स्केलर कंपोनेंट की रेशियो निकाल लूंगा तो वो तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर के दोनों के स्केलर कंपोनेंट सेम रेशियो में आ गए। लेकिन ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर में हमारे पास, यदि आप ध्यान से देखो तो पॉइंट बी कॉमन आ रहा है। देखो बी इसमें भी आ रहा है और बी इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट दोनों में कॉमन है। और आप जानते हो अगर पैरेलल है तो पैरेलल में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसका मतलब वो पैरेलल नहीं है, वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में आ रहे हैं दोनों वेक्टर ए बी और बी सी। अगर एक भी पॉइंट कॉमन हो जाता है इस तरह के वेक्टर्स में, तो हम उन्हें पैरेलल ना कहकर कोलिनियर का नाम देते हैं। देखिए क्लियर हो गई क्या बात मेघा? अभी क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से सारी बात क्लियर हो जाएगी। अगला टॉपिक हमारे पास है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इसका एक और नाम भी कुछ किताबों में है, और ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। कभी भी क्वेश्चन आ गया कि शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, तो ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर। अगर आपको दो दिए हुए वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट का सम 0 दिखाना होता है। क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k। ये आई जे के वही हैं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हर वेक्टर में आई जे के दिखाई देगा आपको। अगर किसी में खाली जे आई और जे है तो उसका मतलब के कंपोनेंट उसका जो है वो 0 है, इसका स्केलर कंपोनेंट। खाली आई और के है तो जे वाले का कंपोनेंट 0 है, जे और के है तो आई वाले का कंपोनेंट 0 है, होते तीनों ही है। तो a1i प्लस b1j प्लस c1k। दूसरा वेक्टर आपके पास है मान लो a2i प्लस b2j प्लस c2k। दीज आर द टू वेक्टर्स। हमारे से अगर ये कहा जाए कि हमें इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है, सपोज करिए कि हमें इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है, तो उसका क्या तरीका है, लिख लें अपने पास कि इफ, यदि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0 आ गया। कहने का मतलब अगर इन स्केलर कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट का सम 0 आ गया हमारे पास, तो हम कहेंगे देन ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब वही, भाई अगर मान लो परपेंडिकुलर है तो ये वाला सम 0, और अगर सम 0 है तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास परपेंडिकुलर। इस चीज को हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स को अगर हमें परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल दिखाना है तो इस फंडामेंटल से हम लोग उसको शो करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो मैंने आप लोगों को नोट कराया है आपकी नोटबुक में, वो है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट। सबसे ज्यादा यूज होगा ये टॉपिक।
दोनों चैप्टर में, 10th में भी 11th में भी, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। हाँ बेटा जी, दो वेक्टर्स को यदि आपको ज्वाइन करना है तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे निकाले जाते हैं। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट हैं, बड़े ध्यान से समझ लें इस वाले टॉपिक को। आपके पास मान लीजिए दो पॉइंट है, एक P और एक Q। P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपके पास है x1, y1 और z1। Q के कोऑर्डिनेट आपके पास है x2, y2 और z2। अब इसमें दो वेक्टर निकाले जा सकते हैं। एक वो वेक्टर जो P से Q की तरफ डायरेक्टेड हो, जिसे हम कहेंगे PQ वेक्टर, और एक वो वेक्टर जो Q से P की तरफ डायरेक्टेड हो, यानी कि QP वेक्टर। तो देयर आर टू वेक्टर्स which we can find with the help of two given points, either directed from A P to Q or directed from Q to P। क्या तरीका है, क्या फंडामेंटल है इसे फाइंड आउट करने का, वो समझ लीजिए। पहले मैं आपको बता रहा हूं PQ वेक्टर निकालने का तरीका। तो वो कैसे निकलेगा, बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या बला है, जो आपके पास पॉइंट है ना x1, y1, z1, इस पॉइंट का अगर मैं ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0 0 0 ले लूं, वहां से अगर मैं इसे जोड़ देता हूं तो वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और लिखने का तरीका होता है कि इसी के साथ i j k लगा दो, x1 i, y1 j, z1 k। इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q का मतलब होता है x2 i, y2 j, z2 k। तो अगर मुझे PQ वेक्टर निकालना है, ध्यान से सुन लो दोबारा से, अगर PQ वेक्टर निकालना है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है भाई, बाकी भी स्टूडेंट को क्लियर शो नहीं हो रही क्या? क्लियर है, मेघा भी कह रही क्लियर है, देव भी, तनिषा भी, हर्षित भी, साहिल भी, वैभव भी, उज्जवल भी, आदर्श भी। भाई आपके नेटवर्क में दिक्कत आ रही बेटा जी। मनप्रीत, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे, कोई ऐसी जगह बैठो जहां स्टेबिलिटी बनी रहे नेट की। तो PQ वेक्टर हमें निकालना है, या बाद में अगर नहीं बाई चांस अब भी ब्लर दिख रही हो तो बाद में आप फिर वीडियो के थ्रू कर लेना काम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको PQ वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकलेगा PQ वेक्टर, क्या तरीका है, देखो ध्यान से। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस PV का मतलब है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या होगा, अभी बताया था, इसके साथ i j k लगाते चले जाओ। मतलब x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P ले लो। बोलो जी, P का पोजीशन वेक्टर x1 i प्लस y1 j और प्लस z1 k लिख लेंगे अपने पास, ये आ गया। अब आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का क्या तरीका है, क्या फंडामेंटल है, वो समझ लें। आई वाले में से आई वाला सब्ट्रैक्ट होगा, जे वाले में से जे वाला सब्ट्रैक्ट होगा, और के वाले में से के वाला सब्ट्रैक्ट होगा। क्या मतलब, देखो ध्यान से कैसे लिखूंगा इसे। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बस ये आपके पास PQ वेक्टर आ गया। दोबारा समझ लो, PQ निकालना है तो Q में से P माइनस होगा, और अगर QP निकालना है तो P में से Q माइनस होगा। जैसे मैं इन्हीं दो पॉइंट को लेकर आपको PQ वेक्टर भी निकाल के दिखा देता हूं साथ साथ, वो भी समझ लीजिए। इसी दो पॉइंटों को लिया मैंने, कोई अलग पॉइंट नहीं ले रहा हूं, P पॉइंट लिया वही x1 y1 z1, और इसके बाद मैंने इसी के साथ लिया Q पॉइंट आपके पास x2 y2 और z2।
पहले निकाला था पी क्यू वेक्टर, तो क्यू में से पी माइनस करा था। अब निकाल रहे हैं क्यू पी वेक्टर, क्यू पी, इसका मतलब पी में से क्यू माइनस होगा, तो लिखेंगे क्या, x1 माइनस x2, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब की बार, x1 माइनस x2 आई कैप, फिर y1 माइनस y2 जे कैप, और फिर z1 माइनस z2 के कैप। ये कहलाता है हमारे पास QP वेक्टर। तो PQ वेक्टर मतलब Q माइनस P और QP वेक्टर मतलब P माइनस Q। तो ये आपके पास आ गया QP वेक्टर, मींस वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। इसका एक एग्जांपल भी आप लोगों ने अपने पास लिखा हुआ है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, खुद कर सकते हैं आप, कि फाइंड अ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 एंड B पॉइंट 5 4 माइनस 7 डायरेक्टेड फ्रॉम B टू A। तो B टू A कह रहा है, इसका मतलब A में से B माइनस करेंगे, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अब आगे सुने, इसके बाद अगला कंसेप्ट क्या कहता है इसी का। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर में यूज होगा ये भी, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहली हेडिंग डाल रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज को हम DRS भी बोलते हैं, DRS, DRS। तरीका क्या है DRS निकालने का, दो तरीके से आप DRS फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मेथड, मान लीजिए आपको कोई भी एक वेक्टर दे रखा है, जनरल वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये आपके पास सपोज करिए कि कोई वेक्टर है, और आपसे ये कहा जाए कि भाई आपको इस वेक्टर के DRS फाइंड आउट करने हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो क्या तरीका होता है, डायरेक्शन रेशियोज को हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो ये समझ लो। Direction ratios are denoted by the letters A, B and C। ये जो लिखे हैं स्केलर कंपोनेंट x i y j z है, खाली x1 y1 मत लिखना, x i y j z के मान लो ये है, तो A इक्वल होता है x के, B इक्वल होता है y के, और C इक्वल होता है z के। ये DRS कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। ध्यान रखना, रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियोज आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। जो वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट हैं वही डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। ये तो हुआ पहला तरीका। अगर मान लो आपको वेक्टर नहीं दिया, दो पॉइंट दे दिए, सेकंड केस, वेक्टर नहीं दिया आपको, दो पॉइंट दे दिए, 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमें 2 पॉइंट दे देता है वो, उसका क्या तरीका है, अभी ये बताया था आपको 2 मिनट पहले ही। ये रहा ऊपर, मान लो आपको पी क्यू वेक्टर निकालना है, तो Q माइनस P करते हैं, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j, z2 माइनस z1k। तो यही तो स्केलर कंपोनेंट ही तो क्या कहलाते हैं, DRS। तो अगर मान लो दो पॉइंट आपके पास P है, एक तो x1 y1 z1, एक Q है x2 y2 और z2, आपसे कहा जाए PQ वेक्टर निकालो, क्या कहा गया, PQ वेक्टर निकालो, तो Q से P की तरफ, Q में से P माइनस होगा क्योंकि डायरेक्टेड फ्रॉम PQ है। तो ये आ गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब वेक्टर तो निकल गया, मुझे तो DRS चाहिए भाई। तो मैंने आपको बताया स्केलर कंपोनेंट्स को ही तो DRS बोलते हैं। इसका मतलब A इक्वल हो गया x2 माइनस x1 के, B इक्वल हो गया y2 माइनस y1 के, और C इक्वल हो गया हमारे पास z2 माइनस z1 के। देख लें भाई, ये आ गया आपके पास DRS। When 2 points are given, then we find DRS like this, and when any vector is given, then we directly find out DRS like this। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइन। जैसे DRS निकालने के दो तरीके हैं,
ऐसे ही डीसीज निकालने के 3 तरीके हैं। कैसे निकालते हैं डीसीज, सुनिए ध्यान से। टॉपिक है हमारे पास अगला, डायरेक्शन कोसाइंस। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय LMN। इसे हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं, LMN। ये डायरेक्शन कोसाइन यानी कि डीसीज कहलाते हैं। 3 तरीके हैं सर डीसीज निकालने के। क्या तरीके हैं वो? पहला मेथड, मान लो आपको एक वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK। आप इससे बड़े आराम से DRS कैलकुलेट कर सकते हैं, A, B और C। ये तो हमारे पास हुआ DRS, अभी बताया ये रहा, यही तो DRS आ गया, XYZ हमारे पास DRS आ गए। तो अगर हमारे पास वेक्टर है, इसका मतलब हमारे पास DRS है। तो पहला मेथड है, जब DRS दे रखे हो तो हम कैसे निकालते हैं LMN। L का फार्मूला A/√A² प्लस B² प्लस C²। M का फार्मूला, A मतलब यहां पर ये वाला जो DRS निकाला है, X की वैल्यू, ऐसे ये B/√A² प्लस B² प्लस C²। ऐसे ही n का फार्मूला C/√A² प्लस B² प्लस C²। ये हमारे पास हुए डायरेक्शन कोसाइन। आप अगर इन तीनों को ऐड करके देखो, तो A² ये, B² यही, C² यही, तीनों को ऐड कर दो तो आपको मिला A² प्लस B² प्लस C² अपॉन A² प्लस B² प्लस C²। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मिल गया 1। तो यहां से एक रिलेशन मिलता है इन तीनों के बीच में कि L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू 1 होती है हमारे पास। लास्ट में नोट में लिखा भी होगा ये रिलेशन बिटवीन डीसीज ऑफ वेक्टर। हाँ, लिखा है आपके पास कि इफ LM and N आर द डीसीज ऑफ वेक्टर देन L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। और इससे बना हुआ वेक्टर अपने आप में एक यूनिट वेक्टर होता है। क्या मतलब, अगर मैं वेक्टर लिख दूं LIMJ प्लस NK, तो इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर यूनिट वेक्टर क्यों होगा? अरे भाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √L² प्लस M² प्लस N², और उसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो इसका मतलब ये क्या होगा? एक यूनिट वेक्टर होगा। तो ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर होता है। तो पहला मेथड मैंने आपको बताया कि जब DRS पता थे तो डीसीज कैसे निकाला हमने। दूसरा तरीका, जब 2 पॉइंट दे रखे हो तो 2 पॉइंट वाले में भी यही होगा। देखो लिखा हुआ है, 2 पॉइंट की हेल्प से पहले आप क्या निकाल लेंगे? DRS, ये आ जाएंगे, और ABC की वैल्यू मिलते ही फिर से यही फार्मूला लगाएंगे LMN का। तो इसका मतलब सेकंड मेथड में भी यही है, सेम टू सेम ऊपर वाले ही फार्मूले आ जाएंगे, इसलिए दोबारा नहीं बता रहा हूं। पहले ABC निकलेगा और फिर LMN निकलेगा। तीसरा मेथड समझिए भैया, मान लीजिए आपको किसी भी वेक्टर के एंगल दे रखे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। क्या मतलब है तीसरे मेथड में? मान लीजिए कोई वेक्टर है जिसका एंगल विद एक्स एक्सिस आपको दिया है, उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल विद एक्स एक्सिस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ऐसे ही एंगल विद वाई एक्सिस सपोज आपको दे दिया, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। और एंगल विद मान लीजिए आपको जेड एक्सिस दे दिया, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, अल्फा बीटा गामा। तो यहां पर जो फार्मूला है एल का, वो होता है कॉस अल्फा, एम का होता है कॉस बीटा, और एन का होता है कॉस गामा। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द angles with the coordinate axis, then DCs can be find out with the formula cos alpha, cos beta and cos gamma। नोट कर लें अपने पास, देख लें नोट्स में एक बार, चेक कर लें क्लियर हो गया यहां तक। अब अगर मान लीजिए एक नोट लिखा है आपके पास, रिलेशन बिटवीन डीसीज ऑफ वेक्टर के बाद
एक नोट लिखा है, क्वेश्चन आता है कि शो दैट द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन आया शो दैट द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर i प्लस जे प्लस के, ये कह दिया शो करो कि ये इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। कोई बात नहीं, आप इसका एलएमएन निकाल दो। एल बैठेगा, ए की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट 3 आ गया। एल 1 अपॉन रूट 3 आ गया, एम भी निकालोगे वो भी 1 बाय रूट 3 आ जाएगा, एन निकालोगे वो भी 1 बाय रूट 3 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सिंस एल इक्वल एम इक्वल एन, तो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज कि इट इज इक्वली इंक्लाइंड, इट इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसी भी वेक्टर को कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड दिखाना हो तो आप उसका एल एम एन निकालें, तीनों को इक्वल शो कर दें। जैसे ही ये इक्वल प्रूव होगा आप कह देंगे दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बाद हमारा एकमात्र फार्मूला बचा है सेक्शन फार्मूला, वो भी बता देता हूं। देखिए ध्यान से, क्या होता है सेक्शन फार्मूला। वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक पुराना ही टॉपिक है, एक सेक्शन और एक मिड पॉइंट। सेक्शन फार्मूला, सिर्फ इसका फार्मूला बता रहा हूं, इसको जो समझाऊंगा आपको वो मैं क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा। इसमें दो तरह के फार्मूले हैं हमारे पास, एक तो इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन। तो बात करें पहले इंटरनल डिवीजन की। मान लीजिए आपके पास एक ये वेक्टर है, एक ये दूसरा वेक्टर है, दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, कोई इनिशियल वेक्टर है, मतलब एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे। इनके रिजल्टेंट को, ये आपके पास है मान लीजिए, इसको इसने डिवाइड कर दिया किस रेशो में, एम रेशो एन में। तो वो कह रहा है कि ये जो आर वेक्टर है इसे निकालने के लिए जो फार्मूला लगता है हमारे पास, वो फार्मूला है आर वेक्टर इज इक्वल टू एम के साथ तो बी वेक्टर, एन के साथ ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल फार्मूला नोट कर लें, ये इंटरनल डिवीजन का। एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूले में बस माइनस आ जाता है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ये आपके पास फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ये आपके पास फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। और इसके बाद एक लास्ट जो है वो हमारे पास है मिड पॉइंट फार्मूला। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपको उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो मिड पॉइंट 1:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो फार्मूला होता है उसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। जैसे आप x1 प्लस x2 अपॉन 2 लगाते थे, ऐसे ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। ये सारा बेसिक खत्म हो गया। कल मैं आपको इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज एक बार एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आप उसे घर पे ट्राई करेंगे, या आप चाहें तो आज ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.2, 1 नहीं 10.2 का बेसिक बताया मैंने आपको, ये सारा जितना भी था कंप्लीट। तो इसे एक बार आप तैयार कर लें और कल हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में। जो क्वेश्चन आपसे हो गया ठीक है, नहीं होगा मैं आपको लेकर पहले से आखिरी तक सारे बता दूंगा एक बार। बस आज के लिए इतना ही।